दुनियादारी इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्टडोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। हर वक्त बेहद खूबसूरत और बेहद खूंखार महिला बॉडीगार्ड्स के साए में रहने वाला एक नेता जो तानाशाह था, नेता जो फौज का अधिकारी था, नेता जिसके नाम के किस्से चलते थे, किंवदंतियां चलती थी। फिर एक रोज रेगिस्तान में जाती एक सड़क पर जाता दर्जनों गाड़ियों का एक काफिला और होता है धमाका। आसमान से आती है आग और फिर कोई उस गाड़ी से निकलकर भागता है और एक नाले में छिपता है। लेकिन खून गवाही दे देता है। खून जो उसके बदन से रिस रहा था, खून जिसके सहारे उसको खोजने वाले उस तक पहुंच जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं उसके मुल्क में, जहां पर किसी के चेहरे पर हत्यारी हंसी है तो किसी की आंखों में तेल के कुओं पर कब्जे की सनक, जहां पर दोस्त नहीं रहते, दुश्मन हो जाते हैं, जहां अमेरिका और रूस साथ आ जाते हैं, जहां तुर्की और रूस अलग अलग हो जाते हैं। ये लीबिया की कहानी है, कर्नल गद्दाफी की कहानी है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। कर्नल गद्दाफी, लीबिया के मौजूदा हालात सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी है न्यूजीलैंड से। यह देश पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गया। वहां कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं, न ही संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं। न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि जब उन्हें इस बात का पता चला तो खुश होकर वो नाचने लगी। ये कितना अच्छा है, देश का नेता हमारी आपकी तरह पूरी तरह मानवीय है कि नाचता है, गाता है, दुखी होता है। हमारे मोदी जी ने ढोल बजाया, मीम मास्टरों को नया मटेरियल मिल गया। लेकिन मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, आप ढोल बजाते रहें, नाचें, गाएं, वो सब कुछ करें जो आम भारतीय करते हैं। इंदिरा गांधी भी ऐसा करती थी, खूब नाचती थी। लाल कृष्ण आडवाणी फिल्म देखने जाते थे। नेताओं को वो सब काम करने चाहिए जो हम आम इंसान करते हैं। इससे वो जो ऑरा है, मुझे नहीं पता उसमें इजाफा होगा या चीज़ें घटेंगी, लेकिन कनेक्ट ज़्यादा रहेगा। बाकी मीम मास्टर्स का क्या है, वो काम करते रहेंगे और अच्छी बात है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सबसे ताकतवर नेता का या दूसरे नेताओं का भी मजाक बनते रहना चाहिए। ये दिखाता है कि लोकतंत्र कितना इवॉल्व हो गया है। जसिंडा आर्डर्न पे लौटते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुश होकर डांस किया और न्यूजीलैंड में अब क्या हुआ, कोरोना वायरस को लेकर सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए हैं प्रधानमंत्री ने। हालांकि विदेश जाने पर लगी रोक अभी बरकरार है। दूसरी सुर्खी इजराइल से है। यहाँ एक तरफ इजरायली नागरिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में मार्च निकाल रहे हैं, वहीं नेतन्याहू ईरान पर अपना फोकस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के देशों से ईरान के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की अपील की है। नेतन्याहू की यह अपील 6 जून को सीरिया में हुए एक हमले के बाद आई। इस हमले के पीछे ईरान समर्थक लड़ाकों का हाथ बताया जा रहा है। तीसरी सुर्खी ब्राजील से है। कोरोना के कारण अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की इस देश में मौत हो चुकी है। मृतकों की संख्या लेकिन और अधिक होने का अंदेशा है। ब्राजील की सरकार मौत से जुड़ा डेटा रिलीज नहीं कर रही, उस पर असली डेटा छिपाने का इल्जाम लग रहा है और इसीलिए ब्राजील बार बार सुर्खियों में लौट रहा है। सरकार कर क्या रही है फिर? उसने वेबसाइट से संक्रमण के पुराने आंकड़े भी हटा दिए हैं। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 से। जगह लीबिया का एक शहर सर्ट। 75 हथियारबंद कारों का एक काफिला शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर तेजी से भाग रहा था। इस काफिले में था एक वीवीआईपी और उसके बचे कुछ आखिरी सपोर्टर्स। ये लोग जान बचाने के लिए किसी सेफ हाउस पर पहुंचना चाहते थे। काफिला अपनी सीध में आगे बढ़ा जा रहा था, तभी आसमान से एक हमला हुआ। एक पल में काफिले की करीब 1 दर्जन कारें गेंद सी उछल गई। अचानक हुए इस हमले से बाकी काफिला भी अस्त व्यस्त हो गया। कोई कहीं भागा, कोई कहीं। लेकिन इस काफिले में अब भी करीब 20 कारें ऐसी थीं जो एक दूसरे के साथ सटी कतार में आगे बढ़ रही थी। लेकिन ये सब भी कुछ ही मिनटों का खेल था, क्योंकि ये लोग जिनसे बचकर भाग रहे थे वो धमाके की आवाज का पीछा करते हुए जल्द ही इन गाड़ियों तक पहुंच गए। अब जान बचाने का एक ही तरीका था। यह तरीका कि कार में सवार वीआईपी टारगेट अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ चलती कार से नीचे कूद जाए और पैदल कहीं भागने या छिपने की कोशिश करे। उसने ऐसा किया भी। नीचे कूदकर वो एक नाले के पास पहुंचा और वहां एक ड्रेनेज पाइप में छिपकर बैठ गया।
लेकिन जान बचाने की ये युक्ति उसके काम नहीं आई। कार से कूदने के चक्कर में वो जख्मी हो गया था। वहां से नाले तक आते हुए वो गलती से खून की एक लकीर भी छोड़ता आया था और इसी खून को सूंघते सूंघते उसके दुश्मन भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे नाले से घसीट कर निकाला और मार डाला। कौन था ये आदमी जो नाले से घसीट कर मारा गया? ये वो आदमी था जिसने 42 सालों से सत्ता को अपने हाथों में दबोच रखा था। ये वो आदमी था जो खुद को अफ्रीका के राजाओं का राजा कहता था। इसका नाम था मुअम्मर गद्दाफी, पॉपुलर नाम कर्नल गद्दाफी। उत्तरी अफ्रीका में बसे कच्चे तेल के बड़े भंडार वाले देश लीबिया का तानाशाह। गद्दाफी का यह अंजाम कैसे हुआ, उसके मारे जाने के बाद लीबिया में क्या हुआ और फिलहाल लीबिया किस हालत में है, आज की दुनियादारी में यही सब बताएंगे आपको। लीबिया के सर्वे सर्वा रहे गद्दाफी के अंत की शुरुआत हुई 2011 की अरब क्रांति से। ट्यूनीशिया से शुरू हुआ अरब स्प्रिंग लीबिया भी पहुंचा। गद्दाफी ने कहा वो एक एक गली एक एक घर में घुसकर लीबिया की सफाई करेगा। सफाई से उसका मतलब विद्रोह को कुचलेगा, बागियों को मारेगा। गद्दाफी की जातियों को देख रहे पश्चिमी देशों ने इस मौके पर दखलंदाजी करना चाहिए, लेकिन इस चाहने में थोड़ा फर्क था। हर बार जहां अमेरिका अपने साथी देशों को किसी देश में घुसने के लिए राजी करता था, वहीं इस बार ब्रिटेन और फ्रांस ने अमेरिका को लीबिया पर हमले के लिए मनाया। मार्च 2011 में नाटो फोर्सेस ने लीबिया पर धावा बोला। इस हमले में सबसे आगे था फ्रांस और उसके पीछे ब्रिटेन और अमेरिका। लेकिन फिर सितंबर 2012 में कुछ ऐसा हुआ कि लीबिया के अंदर अमेरिका की भूमिका पर एकदम से ब्रेक लग गया। क्या थी ये घटना? ये घटना थी 11 सितंबर 2012 की। लीबिया के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने 9/11 यानी जो अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था अल-कायदा और उसामा बिन लादेन के तत्वाधान में, उसकी बरसी पर बेंगाजी स्थित अमेरिकी काउंसलर के कंपाउंड पर हमला किया। अमेरिकी एम्बेसडर क्रिस्टोफर स्टीवंस समेत 4 अमेरिकियों की हत्या हुई। इस घटना ने ओबामा प्रशासन को बैकफुट पर ला दिया। तो अमेरिका लीबिया से हट गया या उसने अपनी भूमिका कम कर ली। लेकिन भूमिका जाहिर क्यों की थी? हमला हुआ ही क्यों था? दरअसल पश्चिमी देशों के हमले के 2 मकसद थे। पहला, गद्दाफी को सत्ता से हटाना। दूसरा, लीबिया में नई व्यवस्था बनाकर उसे पटरी पर लाना, ताकि सद्दाम के बाद इराक में जैसी अराजकता फैली वैसा लीबिया में ना होने पाए। लेकिन जैसा गांधी कहते थे, मकसद और वहां तक पहुंचने का रास्ता दोनों बहुत जरूरी हैं कि दुरुस्त हो। गद्दाफी का विरोध करने के लिए लीबिया में एक गठबंधन बना था। इसका नाम था नेशनल ट्रांजिशन काउंसिल, NTC। यह आनन फानन में बना ग्रुप था। इसमें कई मिलिशिया संगठन थे, यानी कि हथियारबंद लड़ाका संगठन थे। इनकी विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती थी। कुछ ग्रुप कहते थे कि डेमोक्रेसी को लेकर आएंगे, हर नागरिक की बात सुनी जाएगी, और कुछ ग्रुप इस्लामिक कट्टरपंथी समूह थे जिन्हें लगता था कि अब यहाँ पर इस्लाम का नया राज्य आएगा, नई खलीफत बनेगी। अगस्त 2011 में जब गद्दाफी अपनी राजधानी त्रिपोली को छोड़कर भागा, तब तक यह साफ हो चुका था कि उसके दिन पूरे हो गए। और ऐसे में NTC, ये जो अलग अलग मिलिशिया संगठन का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। त्रिपोली पर कब्जा करने वाले जो गुट थे, असर बढ़ाने की कोशिश करने वाले जो गुट थे, उनमें 2 सबसे आगे थे। एक जिंतान शहर के चरमपंथी, दूसरे मिसराता शहर के चरमपंथी। मिसराता वालों ने तोपें लूट ली, जिंतान वालों ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। इन दोनों से जो बचा उसे गठबंधन के बाकी सदस्यों ने अपने अधीन कर लिया। लीबिया में ज्यादा से ज्यादा प्रभाव बनाने के लिए उनके बीच होड़ शुरू हो गई। एक तरफ लीबिया में हजारों हथियारबंद मिलिशिया अपनी अपनी चलाने की उधेड़बुन में थे, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे, आम लोग, जो उम्मीद लगा रहे थे कि लोकतंत्र आएगा। इन सब के बीच जुलाई 2012 में 60 साल बाद लीबिया में चुनाव होते हैं। इस चुनाव का मकसद क्या था? एक अस्थायी संसद चुनना। इस संसद का नाम था जनरल नेशनल कांग्रेस, यानी कि GNC। ये याद रखिएगा वर्ड, जनरल नेशनल कांग्रेस यानी कि GNC। इसका जिक्र आगे भी बार बार आएगा। इस GNC में प्रधानमंत्री चुने गए अली जिदान। क्या इस चुनाव ने लीबिया की दिक्कतें सुलझा दी? जवाब है नहीं। सरकार अपनी जिम्मेदारियां संभाल पाए उससे पहले ही बंदरबाट शुरू हो गई। वो इस्लामिक कट्टरपंथी जिन्हें लीबिया की जनता ने चुनाव में नकार दिया था, उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे अपने हित साधने शुरू किए। उन्होंने सोचा कि अगर लीबिया की सत्ता से जुड़े पुराने लोगों को हटा दें तो अपने लिए राह खुल जाएगी। ऐसे में कट्टरपंथियों ने दबाव बनाया और GNC यानी कि नवनिर्वाचित संसद से ऐसा कानून पास करवा लिया जिसके तहत गद्दाफी के जमाने में जो लोग भी सरकारी पद पर रहे थे उन्हें अब सत्ता से हटा दिया जाना था। उनके लिए इस तंत्र में कोई जगह नहीं थी। ये करके कट्टरपंथियों ने गद्दाफी से बगावत करने वाले उदारपंथी अधिकारियों को भी किनारे लगा दिया। जिस दिन GNC को लीबिया की बेहतरी पर काम करना था, जिस वक्त में वो कट्टरपंथियों का अड्डा बन गई और वहां पर शरिया कानून प्रमोट किया जाने लगा। आपसी लड़ाई और सिविल वॉर का ये माहौल
और तभी इसमें एंट्री होती है एक नए प्लेयर की। इसका नाम जनरल खलीफा हफ्तार। हफ्तार की कहानी बहुत दिलचस्प है। हफ्तार दशकों तक गद्दाफी का भरोसेमंद रहा। 1969 में जिस तख्ता पलट के सहारे गद्दाफी ने सत्ता हासिल की, उसमें भी हफ्तार ने साथ दिया और बदले में गद्दाफी ने उन्हें सेना में ऊंचा ओहदा दिया। 1969 से 1987 तक दोनों एक टीम में रहे, लेकिन 87 में एक विश्वासघात हुआ और समीकरण बदल गए। क्या हुआ था? जमीन के एक हिस्से को लेकर लीबिया की लड़ाई हुई चाड रिपब्लिक से। उस लड़ाई में लीबिया की तरफ से जनरल हफ्तार को कमांडिंग अफसर बनाकर भेजा गया। जाहिर सी बात है गद्दाफी ने भेजा, लेकिन इस लड़ाई में लीबिया की जबरदस्त हार हुई। हजारों सैनिक मारे गए। जनरल हफ्तार समेत 400 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गद्दाफी को यह खबर मिली तो उसने सार्वजनिक तौर पर हफ्तार से किनारा कर लिया, उन्हें डिसोन कर दिया। हफ्तार गद्दाफी से नाराज हो गया और गद्दाफी के दुश्मन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से उसने हाथ मिला लिया। CIA ने हफ्तार को जेल से निकाला, अमेरिका ले आई। यहाँ हफ्तार को अमेरिकी नागरिकता भी दे दी गई, खूब पैसा भी दिया गया। मकसद ये था CIA का कि हफ्तार अमेरिका में रहे और लीबिया में गद्दाफी विरोधी फ्रंट बनाए। वो उत्तरी वर्जीनिया में बस कर ये काम कर रहा था। CIA के साथ मिलकर गद्दाफी को हटाने के मिशन में लगा था, लेकिन इस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो गद्दाफी को समझ में आ गया कि अब इस मुल्क से अपने रिश्ते बेहतर करने होंगे। उसने पहल की और जब गद्दाफी खुद ही बातचीत की मेज पर आ गया अमेरिका के साथ, तो CIA के लिए हफ्तार के पास कोई रोल नहीं था, हफ्तार की जरूरत नहीं थी। ऐसे में हफ्तार लो प्रोफाइल हो गए। लेकिन गद्दाफी की मौत के बाद जब अलग अलग मिलिशिया गुटों के टकराहट को उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि वापसी का मुल्क में यही वक्त है। हफ्तार ने अपनी वापसी का इंतजाम किया, लौटे, एक सेना बनाई, नाम रखा लीबियन नेशनल आर्मी। मई 2014 में हफ्तार और उनकी आर्मी ने लीबिया में अपना अभियान शुरू किया। इसका नाम रखा ऑपरेशन डिग्निटी। हफ्तार के मुताबिक वो कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों का सफाया करना चाहते थे। हफ्तार को जीत भी मिली। राजधानी त्रिपोली स्थित संसद बिल्डिंग उनके कब्जे में आ गई। अब त्रिपोली में दो पक्ष बन गए। एक हफ्तार का ग्रुप जिसमें गद्दाफी के दौर के सैनिक थे, पश्चिमी और दक्षिणी लीबिया के कबीलाई लड़ाके थे, और इनका मुकाबला था हफ्तार विरोधी गुट से। और इस धड़े में सबसे प्रमुख कौन था? लीबिया डॉन। ये कोई आदमी नहीं था। लीबिया डॉन कट्टर इस्लामिक मिलिशिया समूहों का एक गठबंधन है। ये समझिए कि जो लीबिया की संसद है, यानी कि जनरल नेशनल कांग्रेस, जहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का दबदबा था, ये उसका हथियारबंद संगठन है। 2011 में गद्दाफी की मौत से शुरू हुआ यह गृह युद्ध, जिसका एक पड़ाव हफ्तार के आने के बाद मुकम्मल हुआ, ये अब तक चल रहा है। देश के दो हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा है पश्चिम का, जहां UN के समर्थन वाली सरकार है। इस सरकार का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, शॉर्ट में GNA। इसके मुखिया है प्रधानमंत्री फयाज अल सराज, और GNA के पास UN की बैकिंग है। लेकिन इस धड़े में कट्टर इस्लामिक पंथियों की मौजूदगी भी है, जो गंभीर सवाल खड़े करती है। और लीबिया में सत्ता का दूसरा सेंटर क्या है? पूर्वी हिस्सा, जहां पर जनरल हफ्तार और उनकी लीबियन नेशनल आर्मी यानी कि LNA पावर में है। इसको कहते हैं तोब्रुक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब एक तरफ GNA है, एक तरफ LNA है, और दोनों गुट खुद को लीबिया की असली सरकार बता रहे हैं। पर सिर्फ लीबिया नहीं बटा है GNA और LNA के बीच। लीबिया के सवाल पर पश्चिमी देश भी बटे हैं। लीबिया के कच्चे तेल पर सबकी नजर है। सब अपने अपने उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं, उनकी बैकिंग कर रहे हैं। एक पाले में है रूस, UAE, इजिप्ट, सऊदी, जॉर्डन और फ्रांस। ये जनरल हफ्तार को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि LNA को। वहीं तुर्की GNA यानी UN के समर्थन वाली सरकार का समर्थन करता है, और दोनों धड़े अपने अपने समर्थकों को हथियारों और पैसों की सप्लाई भी करते हैं। एक मुल्क रह गया, अमेरिका। वो किसका सपोर्ट करता है? इस सवाल के भी दो जवाब हैं, एक ऑफिशियल, एक नॉन ऑफिशियल। आधिकारिक तौर पर अमेरिका जनरल हफ्तार की आलोचना करता है, लेकिन पीछे पीछे वो हफ्तार को सपोर्ट भी देता है। कोई निश्चित नीति नहीं। आप पूछेंगे, लीबिया का ये बही खाता हमने आज क्यों खोल दिया? इसलिए खोला कि वहां एक बड़ी उठापटक हुई। रूस, UAE और इजिप्ट के समर्थन वाले जनरल हफ्तार ने कहा है कि वो लड़ाई रोकने और बातचीत के रास्ते समाधान निकालने के लिए तैयार है। जनरल हफ्तार और उनके गुट ने 8 जून से संघर्ष विराम का प्रस्ताव भी दिया है। ये वही हफ्तार है जो कुछ समय पहले तक बातचीत के लिए राजी नहीं थे। ये वही हफ्तार हैं जिन्होंने युद्ध के रास्ते विवाद सुलझाने पर जोर देते हुए त्रिपोली पर हमला किया था, और तब उनकी मदद के लिए रूस ने न केवल जंगी विमान भेजे थे, बल्कि भाड़े के सैनिकों की सप्लाई भी की थी। तब हफ्तार को पूरी कामयाबी नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिल पाई थी? रूस का सपोर्ट था तब भी, अमेरिका की दिलचस्पी नहीं थी तब भी इस जंग में।
क्योंकि हफ्तार की नाकामयाबी का श्रेय मिलता है तुर्की को। जी, तुर्की हफ्तार के विरोधी खेमे के साथ खड़ा हो गया और इसने पश्चिमी लीबिया को जीतने की कगार पर खड़े हफ्तार को हरा दिया। ये कैसे हुआ? जनवरी 2020 में तब तुर्की ने जीएनए के समर्थन में अपनी सेना और हथियारबंद ड्रोन्स को लीबिया रवाना करने का फैसला किया। तुर्की की एंट्री के बाद लीबिया का खेल बदल गया। तुर्की और उसके समर्थक एक के बाद एक अहम मोर्चे जीतते चले गए, यानी कि जीएनसी, और स्थिति ये हो गई कि अब लीबिया को तुर्की का लीबिया कहा जा रहा है। आप समीकरण देखिए कितने दिलचस्प है। एक युद्ध में साथ लड़ने वाले किसी दूसरे युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। अमेरिका का सहयोगी इजिप्ट लीबिया में रूस के साथ है। अमेरिका और रूस एक दूसरे के जानी दुश्मन, लेकिन यहाँ दोनों ने ही एक ही उम्मीदवार पर हाथ रखा है। सभी पक्ष शांति की बात करते हैं, नजर सभी की तेल पर है। और इसीलिए इतने समय से आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा तुर्की जंग में कूदने से एक महीना पहले जीएनए के साथ पहले एक समझौता करता है और समझौते में तेल और बाकी प्राकृतिक संसाधनों को निकालने में अपना हिस्सा तय करता है, फिर मदद के लिए सेना भेजता है। यही हाल है। लोकतंत्र का वादा करके दावा करके तानाशाह हटते हैं और फिर कई छद्म तानाशाह पैदा हो जाते हैं दुनिया में। यह था दुनियादारी का आज का एपिसोड। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है तारीख। आज तारीख है 8 जून और आज के दिन का इतिहास जुड़ा है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से, जहां 6 साल पहले आज ही के दिन कराची में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। 8 जून 2014 की देर रात 10 आतंकवादी ऑटोमेटिक हथियार, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट ग्रेनेड लेकर कराची एयरपोर्ट के टर्मिनल में घुस गए। उन्होंने हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों से मिलती जुलती यूनिफॉर्म पहनी थी। फिर आतंकी हमले की खबर बाहर पहुंची। पाकिस्तान की सरकार ने कराची शहर को सील कर दिया। सभी फ्लाइट्स की आवाजाही बंद कर दी गई। सारे एयरपोर्ट्स पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। 12 घंटे मुठभेड़ चली। 10 आतंकवादियों समेत 36 लोग मारे गए, 18 लोग घायल हुए। इस हमले में पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के 2 और एयर इंडस के एक एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा। इस हमले की जिम्मेदारी ली तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकवादी संगठन ने। क्या था इस हमले का मकसद? इस मकसद के बारे में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर ने वॉशिंगटन पोस्ट को जानकारी दी थी। इसके मुताबिक आतंकवादी एयरपोर्ट पर खड़े विमानों को हाईजैक करना चाहते थे। राहत की बात बस यही रही कि आतंकवादी प्लेन हाईजैक करने की अपनी योजना में कामयाब नहीं हो सके, वरना पता नहीं वो हाईजैक प्लेन किस तरह के आतंकवादी ऑपरेशन को अंजाम देने के काम आता। पाकिस्तान खुद आतंकवाद से जूझ रहा है, इसके बावजूद पड़ोसी मुल्कों में, भारत में, अफगानिस्तान में आतंकवाद की सप्लाई करता रहता है। उसे इनसे सबक लेना चाहिए। कंपीट करना है तो जीडीपी पे करे, तरक्की पे करे। आतंकवादियों को आगे बढ़ाकर किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती। शुक्रिया। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं। हर रास्ता छोटा हो गया है। दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है जो खचाखच भरा है। कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर। हर चीज का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि उनके शीश पर हाथ रख आशीष दे सकता हूं। आकाश छाती से टकराता है। मैं जब चाहूं तब बादलों में मुंह छिपा सकता हूं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं मेरी है। वह नियति की नहीं मेरी। शुक्रिया।